हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ था और भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से होता है। भारत का संवैधानिक विकास कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से होता है, इसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु संसदीय अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम कौन कौन से लागू किए गए थे। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसमें हम बात करेंगे 1773 से 1853 के बीच, यानी 1773 से 1853 के बीच में कौन कौन से अधिनियमों को पारित किया गया था। और इसमें हम बात करेंगे कि जब कंपनी का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला जाता है तो इंग्लैंड की यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, तो उसने 1858 से लेकर के 1947 तक अधिनियमों को पारित किया था। तो इसके 1773 और 1853 के बीच में कौन कौन से अधिनियमों को पारित किया गया था। और यहाँ पढ़ेंगे 1858 से लेकर के 1947 के बीच में, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलती है, तो कौन कौन से अधिनियमों को महारानी एलिजाबेथ ने यहाँ पे पारित किया था। तो यहाँ अब क्या था कि इसमें हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन के लिए अधिनियम जो पारित किए गए थे, इन अधिनियमों को पारित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, यानी कि इसकी क्या आवश्यकता थी इस अधिनियमों को पारित करने की। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 वर्ष में, यानी कि वर्ष 1600 वर्ष में क्या था कि ये कंपनी जो थी कि भारत में एक व्यापार की दृष्टि से ये आई थी। और व्यापार की दृष्टि से आने के बाद 1765 के बाद इसने क्या किया कि एक प्रशासनिक निकाय का रूप इसने ले लिया था। जब इसने प्रशासनिक निकाय का रूप ले लिया, तब क्या था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इसके हाथ में आ गई थी। यानी कि इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या था कि राजस्व एकत्र करने का इसको अधिकार मिल गया था। जब इसको अधिकार मिल गया था तो धीरे धीरे इस कंपनी ने क्या किया कि भारतीय मामलों में इसने हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया था। जब इसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था तो क्या देखते हैं कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, इन कंपनी के कर्मचारियों के हाथों में अधिकार तो थे, लेकिन इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जो सारी जिम्मेदारी थी वो भारतीय लोगों के पास में थी। लेकिन भारतीय लोगों के पास जिम्मेदारी थी, लेकिन इनके पास कोई अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि परिणाम क्या निकलता है कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके बीच में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने लगा था। फिर आगे हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो राजस्व एकत्र करते थे, यानी कि जो टैक्स यानी कर वसूलते थे, ये अधिक मात्रा में करों को ये वसूलते थे और उन्होंने किसानों का काफ़ी उत्पीड़न किया था। यानी कि ये कंडीशन आ जाती थी कि उनके साथ ये मारपीट भी करते थे। तो इस तरीके से क्या था, ये इस तरीके का भ्रष्टाचारी तो था ये।
अब देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि कंपनी दिवालिया हो जाती है, और जब कंपनी दिवालिया हो जाती है और कंपनी के कर्मचारी क्या होते हैं, मालामाल हो जाते हैं, यानी उनके पास धन दौलत अपार हो जाती है। तो इस तरीके से देखते हैं कि कंपनी दिवालिया किस तरीके से होती है, तो इसकी बात हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए, यानी कि कौन कौन से जो ब्रिटेन की जो संसद थी, कौन कौन से अधिनियमों को पारित किया गया था। तो ये वजह थी। अब ये देखते हैं कि किसानों का मानसिक उत्पीड़न भी किया था, उनके साथ मारपीट का व्यवहार भी किया था। फिर क्या था कि उन्होंने क्या किया कि आगे हम देखें, कंपनी दिवालिया हो जाती है। जब कंपनी दिवालिया हो जाती है तो कंपनी के कर्मचारी क्या होते हैं, मालामाल हो जाते हैं। ये सारी इन स्थितियों को देख कर के ब्रिटिश की जो महारानी एलिजाबेथ थी, अब क्या था कि ब्रिटिश की संसद ने उसकी कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, कि ताकि ये भारतीय लोगों पर ज़्यादा अत्याचार ना करे और ये उन लोगों के साथ गलत बिहेव ना करें। तो इस तरीके से क्या होगा कि वहाँ की जो ब्रिटिश की संसद थी, तो उन्होंने सबसे पहला जो अधिनियम पारित किया था, इसके कार्यों को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, जो पहला अधिनियम पारित किया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? अब इस एक्ट के द्वारा हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में यह ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। आगे हम ये देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में, यानी कि भारत में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अब इसकी क्या है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कुछ विशेषताएं भी थी। अब विशेषताएं क्या क्या थी कि इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 क्या विशेषता थी इस एक्ट की, कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन कर दिया गया था। तो इसमें जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो था लॉर्ड वार्रेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बना था। अब ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो आएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स आएगा। और यदि ये पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आएगा रॉबर्ट क्लाइव आएगा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बार पूछा जाता है और एग्जाम में बहुत बार आता है। तो इसकी ये विशेषता थी। और दूसरी विशेषता क्या थी कि इस एक्ट के द्वारा जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि बंगाल और गवर्नर के जनरल वो बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर थे वो इससे पहले क्या थे कि अलग अलग थे, यानी कि अपनी प्रेसिडेंसी जो अलग अलग जो प्रेसिडेंसी मद्रास और बम्बई की जो अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ थी, इनके गवर्नर जनरल पहले क्या थे कि अलग थे। अब इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या कर दिया था, इनके अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अब इसकी तीसरी विशेषता क्या थी कि तीसरी विशेषता इसकी ये थी कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। और तीसरी थी कि इसमें क्या था, तीसरी विशेषता क्या थी कि इसमें कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी। और इसमें क्या था कि
एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। और चौथी विशेषता ये थी कि इस एक्ट के द्वारा भारत में यानी कंपनी के जो कर्मचारी थे, यानी कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया था। चौथी विशेषता ये थी कि उन्होंने क्या कर दिया कि इस एक्ट के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। और उनके मतलब कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और अगली विशेषता ये थी इसकी कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया गया था, जिसके द्वारा यानी इस एक्ट के द्वारा भारत में सभी नागरिक और सैन्य मामले और राजस्व की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था। अब इसके बाद आता है दूसरा एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था ये? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो इसके हम बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि इस यानी कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कब पारित किया था ये? 1781 में इसको पारित किया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये अस्तित्व में आता है, और जब ये अस्तित्व में आता है तो इसके बाद इसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट को किस नाम से भी जानते हैं? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को किस नाम से जानते हैं? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो उलट पलट करके कैसे भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अब क्या था कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थीं? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था कि इसकी भी क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसमें पहली जो विशेषता थी कि ये थी कि भारत में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। यानी कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। दूसरी विशेषता क्या थी कि इस एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल को व्यापारिक कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उनको, यानी कि कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उनके मामलों की जो जांच पड़ताल के लिए अनुमति तो दे दी निदेशक मंडल को, लेकिन जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे उसके प्रबंधन के लिए एक निदेशक मंडल की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी। एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी। ये नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किसके लिए की गई थी?
कि जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे उसके प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी थी। अब इस नियंत्रण बोर्ड को ये भी शक्ति थी कि यह भारत में सभी नागरिक सैन्य मामले और राजस्व की गतिविधियों की भी ये गतिविधियों का भी अधीक्षण करे या इनकी जांच पड़ताल करे। तो ये भी इसकी नियंत्रण बोर्ड को ये भी शक्ति प्रदान थी। अब इसकी अगली क्या विशेषता थी कि इस तरीके से हम ये देखते हैं कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। अगली विशेषता ये थी कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। अब इसके बाद आएगा 1786 का अधिनियम। अब 1786 का अधिनियम क्या था? 1786 का अधिनियम। अब 1786 का अधिनियम क्या था कि इसकी भी कुछ विशेषताएं थी कि इसमें क्या क्या बातें कही गई थी लागू करने के लिए 1786 के अधिनियम में। तो इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय लेने और निरस्त करने का उसको अधिकार दे दिया गया था। और अगली जो विशेषता थी उसकी दूसरी ये विशेषता थी कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई थीं। और ये दोनों शक्तियां सबसे पहले किसको प्राप्त थीं? ये दोनों शक्तियां सबसे पहले प्राप्त थीं ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये प्राप्त थी। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन बन जाएगा कि 1786 के अधिनियम के तहत कि जो दो शक्तियां थी, दो अधिकार किसको प्राप्त थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त थे। इसमें तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब इसमें अभी देखते हैं कि इसकी अगली विशेषता क्या थी कि इस एक्ट के द्वारा हम देखते हैं कि दोनों शक्तियां या दोनों अधिकार इसको प्राप्त हो गए थे। अब अगले एक्ट की बात करते हैं हम। अब अगला एक्ट आता है 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम क्या था कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। यानी 1793 का एक्ट क्या कहता है कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। इसकी ये विशेषता थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसकी भी कुछ विशेषताएं थी कि इस एक्ट के द्वारा क्या था कि पहली बार भारतीयों को या भारतीयों की शिक्षा के लिए इस कंपनी ने क्या किया कि 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी कर दिया था। यानी कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध 1813 के चार्टर के द्वारा किया गया था। और इसकी दूसरी विशेषता क्या थी? इसकी दूसरी विशेषता ये थी कि उपबंध कर दिया था। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस चार्टर के द्वारा अगली जो विशेषता थी, वैसे तो यही सारी विशेषताएं थीं, वैसे तो ज़्यादा चीज़ इसमें पूछी नहीं जाएगी, लेकिन चार्टों के नाम इसमें बारी बारी पूछ लिए जाएंगे। लेकिन इसमें इस चार्टर एक्ट में ये भी कहा गया था कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर इसका एकाधिकार बना रहा था। यानी जो कंपनी का था, यानी इसके एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के व्यापार पर इसका एकाधिकार बना रहा था। जो ये कंपनी जो थी चीन के साथ ये अपना व्यापार करती थी।
तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, और अगले पे बात करेंगे हम 1853 का चार्टर एक्ट क्या था। तो इन दोनों चार्टर एक्ट की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बस इतनी यहाँ तक की ये जानकारी थी, और आगे की जानकारी हम आगे की वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।